हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म। जीओसी हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका फर्स्ट टॉपिक था रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैंने रिएक्शन को बारे में बताया था, फिर हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिएजेंट। पिछली वीडियो में हमारा हो गया था इलेक्ट्रोफाइल के क्लासिफिकेशन, कि इलेक्ट्रोफाइल किस किस प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन, ये न्यूक्लियोफाइल को किस प्रकार पहचानेंगे, हम आइडेंटिफाई किस प्रकार करेंगे। देखिए, न्यूक्लियोफाइल होता है वो इन 5 प्रकार में बटा हुआ होता है, इन 5 प्रकारों में बटा हुआ होता है। पहला होता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है एलपी कंटेनिंग, तीसरा होता है ऑर्गेनोमेटलिक, चौथा होता है पाई बॉन्डेड और पांचवा होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती हैं। और एक और आता है आपका एम्फीडेंटेड, मतलब न्यूक्लियोफाइल की 2 साइड्स होती हैं जिनमें से एक ही टाइम पर एक ही साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। जैसे आपका होता है इनोलेट आयन, जो एक ही टाइम पे जिसमें CH2 समूह या O- समूह किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक साइड की तरह। देखिए हम समझते हैं। सबसे पहला आता है नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसपे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किस पे होगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो देखिए नेगेटिव चार्ज कौन कौन से हैं आपकी, सारी क्या हैं, हेलोजन्स FCl Bri, फिर R-, OH-, OR-, SH-, OAC- का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है OC⋯OCS3, एसीटेट आयन होता है वो आपका, वो क्या होता है आपका OAC-। नेक्स्ट है आपका SR-। अब देखिए ये तो सिंपल है, इनको तो आप पता कर लोगे कि जिन पे नेगेटिव चार्ज हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है LP, ऐसी स्पीसीज जिनके पास LP प्रेजेंट है देने के लिए, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे H2O है, H2O के ऑक्सीजन के पास 2 LP हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट को अपना LP क्या कर सकता है, दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे H2O है, ROH है, NH3 है, RNH2 है, ये 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, इधर H2S है, थायो एल्कोहल है, ये सभी क्या है, LP कंटेनिंग, मतलब इनके पास क्या पाए जाते हैं, LP लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट। तो आपने ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट में सुना होगा कि पहला है आपका RMgX। क्या है RMgX, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, हम देखते हैं। हम किसी एक को ही ले लेते हैं RMgX। तो देखिए इसे मैं यदि तोड़ूंगा तो R और MgX 2 पार्ट में तोड़ूंगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो धातुएं होती है, मेटल जो होती हैं, उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का एक गुण होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको पता है कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उससे जुड़े हुए कोई भी एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। जब R पर नेगेटिव है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसलिए सारे ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो RMgX को ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते हैं, RLi को एल्किल लिथियम रिएजेंट भी बोलते हैं और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे कि इसको ग्रिग्नार्ड और इसको सुपर ग्रिग्नार्ड क्यों बोलते हैं। R2CuLi ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है। इसको क्या, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, जिल्मांस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जिल्मांस रिएजेंट। नेक्स्ट है आपका R2Zn जिसे बोलते हैं फ्रैकलैंड रिएजेंट, फ्रैकलैंड अभिकर्मक। नेक्स्ट है आपका R2CD जिसे बोलते हैं डाईएल्किल कैडमियम। क्या बोलते हैं, डाईएल्किल कैडमियम। ये सभी किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और बता दिया मैंने आपको कि किस प्रकार न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि देखिए इससे इसमें क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक, मतलब कार्बन और धातु। धातु पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन पर हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ RLi है, Li पे पॉजिटिव, R पर नेगेटिव, CuLi पे पॉजिटिव, इन R पर नेगेटिव, Zn पर पॉजिटिव, R पर नेगेटिव, CD पे पॉजिटिव और R2
R पर नेगेटिव। इसी प्रकार जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। उसमें भी थे पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल में, और इसमें भी है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, लेकिन अंतर क्या है कि जो वहां पे था, वहां जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था वो हेट्रो एटम्स के बीच में था, दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में था, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग थी, उनके बीच में था। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो किन के बीच में है, समान एलिमेंट्स के बीच में है। किन के बीच में है, समान एलिमेंट्स के बीच में। जैसे CH2 यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरह बिहेव करती है, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी डेंसिटी को किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तभी तो आपको पता हो कि बेंजीन क्या है, बेंजीन पे क्या पाई जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तभी तो बेंजीन आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है। कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिफ्थ है आपका सम स्पीसीज बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। आपने हेलोजन पढ़ी है, हेलोजन आपने उसमें भी पढ़ी होंगी, उसमें X+ X- पढ़ा होगा। तो वो वहां पर तो किसकी तरह बिहेव कर रही थी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और यहां पर किसकी तरह बिहेव करेंगी, जब हम न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल पढ़ें तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन देखिए कब तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, वैकेंट पाए जाते हैं, खाली पाए जाते हैं, उसके कारण तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन आपको पता भी है कि हेलोजन्स पे लोन पेयर भी पाए जाते हैं, तो हेलोजन्स पे जब लोन पेयर पाए जाते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सेम नीचे देखिए, ये आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड में जो ये वाला कार्बन है मैंने दिखा रखा है, ये कार्बन, ये कैसी साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। कैसी साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही साइट। बट जब यहां पर क्या होती है, टोटोमेरिज्म, क्या पाई जाती है, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म के द्वारा ये किस में फॉर्म हो जाती है, इसकी कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में, किस में चेंज हो जाती है, इनॉल फॉर्म में। जब ये इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाती है तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसलिए मैंने इसको बोला है कि सम स्पीसीज बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। जो ये स्पीसीज होती हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करती हैं और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करती हैं। ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, कि सबस्ट्रेट यदि हमने सबस्ट्रेट लिया है आपका इलेक्ट्रोफाइल तो ये बिहेव करने लग जाएंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह। यदि हमने सबस्ट्रेट ले लिया न्यूक्लियोफिलिक तो ये बिहेव करने लग जाएंगी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा चार्ट की मैंने न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल आपको बताए हैं। नेक्स्ट एक और होता है एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये आप लिख लेना। एक और टाइप होता है इनका 6 नंबर, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़े होंगे, मतलब उसमें दो डोनर साइट होती हैं लेकिन एक ही टाइम पे एक डोनर साइट काम में आती है। सेम यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल में दो साइट होंगी न्यूक्लियोफिलिक साइट, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही साइट क्या आएगी, काम में आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, CH2, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें हो जाए टोटोमेरिज्म,
ये कीटो फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाए, इनॉल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगी, CO नेगेटिव। अब देखिए यहां पर तो CH2 वाली साइड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, यहां पर ऑक्सीजन वाली साइड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब एक ही के अंदर दो साइड न्यूक्लियोफिलिक हैं, लेकिन एक ही बार में एक ही साइड काम आती है, या तो O नेगेटिव काम आएगी या आपकी CH2 माइनस काम आएगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि एम्फीडेंटल न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, रियल में रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। ये तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के पार्ट क्या है, रिएक्शन में सबस्ट्रेट रिएजेंट है तो रिएजेंट के टाइप क्या है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ए डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ पाथवे वाई विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब ऐसा वे होता है, ऐसा विवरण होता है, और वह विवरण कैसा होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, मतलब उसमें सब कुछ सारी जानकारी होनी चाहिए कि एनर्जी चेंज क्या है, उसमें ये कैसा है, इसकी स्पीड कैसी है, सारी चीज़ होनी चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, स्टेप वाइज, मतलब ए डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, मतलब विवरण। किसका विवरण, उस प्रोसेस का विवरण, पाथवे वाई विच, जिस प्रोसेस के द्वारा रिएक्टेंट जो अभिकारक होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे रिएक्टेंट से या तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है या बनता है इंटरमीडिएट, फिर इनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट, और उसके बाद प्रोडक्ट। आपने SN1 रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें इंटरमीडिएट बनता है, आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज लिए हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट, उनसे क्या बना है, प्रोडक्ट। अब देखिए जब हम किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, किसी की रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म बतानी है हमको किसी की, तो हमको ये स्टेप आनी चाहिए। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो सभी किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। कि जो इंटरमीडिएट बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उस पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या न्यूक्लियोफाइल करेगा, वो सब किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड क्लीवेज, और इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही आपके इफेक्ट्स आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, ये सब किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर। देखिए सेकंड क्या है आपका, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब उसमें जो बॉन्ड होगा वो किस प्रकार टूटेगा, समांश विखंडन होगा या विषमांश विखंडन होगा, या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। मतलब उसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं समान रूप से बटेंगे या किसी एक की साइड चल जाएंगे। तो आपको पता है कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा है तो उनका क्या होगा, विषमांश विखंडन, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाते हैं, जिस साइड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उस साइड जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप क्या है आपकी, बॉन्ड क्लीवेज की, कि उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। थर्ड स्टेप क्या आती है आपकी, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। आप देखोगे कि इंटरमीडिएट का टाइप कैसा है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, मतलब कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, या ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ये किस प्रोसेस के द्वारा आगे रिएक्शन देगा, काइनेटिकली जल्दी प्रोसेस होगी या थर्मोडायनेमिकली जल्दी प्रोसेस होगी, ये सब किस में आते हैं, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट में। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ मैकेनिज्म। टाइप ऑफ मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ मैकेनिज्म में आप देखोगे टाइप ऑफ मैकेनिज्म में कि ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, कि SN1 दे रहा है, SN2 दे रहा है, ARSE दे रहा है, ARSN दे रहा है, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
या एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है या एडिशन रिएक्शन दे रहा है, ये सब किस में आते हैं, टाइप ऑफ मैकेनिज्म में। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक इसमें से जो चूज करेंगे वो है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो आपने ये लिख लिया होगा आई थिंक, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है दो प्रकार का, एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और एक होता है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट ऑल्सो अकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, मतलब ये है ना, रिएजेंट की एब्सेंस में भी क्या होगा, पाया जाएगा। और जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ रिएजेंट की प्रेजेंस में ही पाया जाएगा। जैसे ही आप रिएजेंट को हटा दोगे वो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए पहला क्या है आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या है आपका टेम्परेरी। क्या है, टेम्परेरी। इसमें क्या होता है, हम ये लिख सकते हैं ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द absence of reagent। मतलब ये इफेक्ट ऐसा होता है इसमें, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप रिएजेंट नहीं डालोगे तब भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाया जाएगा। लेकिन टेम्परेरी में क्या होगा, जब तक आप रिएजेंट नहीं डालोगे तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं पाया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये लिख सकता हूं इट टेक्स प्लेस ओनली इन द presence of reagent। क्या है कि ये सिर्फ ओनली रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, पाया जाएगा। अब देखिए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आपके क्या आते हैं, आपका आता है एग्जाम्पल में इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसे आप अतिसंयोगवन प्रभाव बोलते हो। तीसरा आता है रेजोनेंस इफेक्ट। ये तीन किस्में आते हैं परमानेंट में। और आपका जो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो किस में आता है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट में। किस में आता है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट में। मतलब जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब ही ये इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। और ये
तब भी पाया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जब कोई रिएजेंट नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं कि देखो फिनॉल में फिनॉल होती है, ये फिनॉल है आपकी OH, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, रेजोनेंस पाया जाता है। इसमें हमने कोई सबस्ट्रेट थोड़ी डाला है, फिर भी रेजोनेंस पाया जा रहा है। आपने फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाई होगी, एनिलीन की बनाई होगी, नाइट्रोबेंजीन की बनाई होगी, उनमें रेजोनेंस फिर भी पाया जा रहा है। देखिए, और इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल देखिए, CH2Cl, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई रिएजेंट थोड़ी डाला मैंने, फिर भी ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, ये तब पाए जा रहे हैं जब कोई रिएजेंट काम नहीं कर रहा। इसलिए ये क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये सभी जो इफेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। मैंने आपको बताया रेजोनेंस, फिनॉल में रेजोनेंस, कोई सबस्ट्रेट डाला नहीं है फिर भी रेजोनेंस हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट, एथिल क्लोराइड लिया है हमने कोई सबस्ट्रेट नहीं डाला फिर भी ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये किस में पाया जाता है, एल्कीन में पाया जाता है। वैसे किस में पाया जाता है, एल्कीन में। अब देखिए, इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं, ये तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, लेकिन जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे दी जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, +E। जब बॉन्ड, यदि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल से लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, -E, मतलब +E मतलब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट है तो पहली बात तो हम इसके बारे में डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज बता देता हूं। नाम से ही पता चल रहा है, इंड्यूस मतलब उत्पन्न होना, और इंड्यूस मतलब उत्पन्न होना, और किसके कारण उत्पन्न होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। 25 मिनट का